Welcome to Apex Institute of Competitive Exam. This is Saib Ali and this is a short description about my profile. I qualified the West Bengal Audit and Account Service 2017 and also qualified the WBCS Group A 2018. And today we will discuss about a very important chapter of economics called the banking system in India and the RBI. But before starting the discussion, प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, इसके बारे में हम लोगों को ज़रूर बताएं। वीडियो को मैं बड़ा नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं। जैसे कि टॉपिक आज हम लोग का है बैंकिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स तो आपको आरबीआई जो चैप्टर है बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। और सिर्फ डब्ल्यूबीसीएस में ही नहीं, बहुत सारा अदर्स एग्ज़ाम भी जो है उसमें भी आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। आरबीआई को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक क्या है। तो बैंक कुछ अनोखा कोई चीज़ है नहीं, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि बैंक क्या है। आप लोग बैंक जाते भी है, बैंक में आप लोग का अकाउंट भी है, तो बैंक इज़ नॉट अ न्यू टर्म। ठीक है, तो आप लोग को बस जानना एक डेफिनेशन। बैंक का डेफिनेशन क्या है? बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और ऑल्सो प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एट द सेम टाइम बैंक्स डिफरेंट तरह का फैसिलिटी देता है, जैसे चेक फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो बस आपको याद रखना है कि बैंक इसको कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जो एक शॉर्ट हिस्ट्री बैंकिंग सिस्टम का इंडिया में क्या है वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है दिया हुआ है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये जो है पहला बैंक था जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुआ। ये 1770 में बना था। इस वजह से जाहिर सी बात है 1770 में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इस वजह से इसको जो है मैनेज कर रहा था एक यूरोपियन मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम था अलेक्जेंडर कंपनी। उसके बाद जो है बना बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंक को कलेक्टिवली कहा जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। यही तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में एसबीआई बना था, जिसको उस वक्त एसबीआई नहीं कहा जाता था, उस वक्त उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो यहाँ से आपको ये एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ एसबीआई, तो आपको याद रखना है इंपीरियल बैंक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है किन तीन बैंक को मर्ज करके बना, तो ये भी याद रखना है आपको कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इसी तीनों को मिलाकर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी जिसको हम लोग प्रीवियसली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, 1955 में इसका नाम चेंज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जो नाम रखा गया, ये एक्चुअली रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसका रिकमेंडेशन था, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। और आपको ये जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा कि विच इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करके आरबीआई पे क्लिक कर देते हैं, आरबीआई टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको याद रखना है कि एसबीआई जो है बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। उसके बाद देखिए फर्स्ट बैंक विथ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय एन इंडियन बोर्ड वाज ओथ कमर्शियल बैंक। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहला बैंक जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी कि जिसको इंडियन बोर्ड मैनेज कर रहा था, इससे पहले जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना वो यूरोपियन कंपनी मैनेज कर रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, तो वो था अवध कमर्शियल बैंक, ऊध कमर्शियल बैंक 1881 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर फर्स्ट प्योरली इंडियन बैंक वॉज पंजाब नेशनल बैंक। तो ये रहा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट बैंकिंग इन इंडिया। अब आते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक की तरफ। तो सेंट्रल बैंक हम लोग किसे कहेंगे? सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। हर एक कंट्री का एक बैंक होता है जो तमाम बैंकों को कंट्रोल करता है। जैसे इंडिया में जिसको हम लोग कहते हैं, इंडिया में सेंट्रल बैंक का काम करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन द आंसर विल बी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी सिंपल वर्ड में अगर बोले तो जो बैंक जो एकदम एपेक्स में रहेगा, जो सबसे ऊंची पोजीशन पे रहेगा और तमाम बैंकों को कंट्रोल करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो भी देगा तमाम बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक।
और इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पहला जो एक क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो आपको पता ही है। उसके बाद याद रखना है कि ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है कि इन विच ईयर आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आपको याद रखना है कि आरबीआई जो है 1935 में बना था, एंड एग्जैक्ट डेट अगर याद रखना है 1 अप्रैल 1935। ठीक है, ये बना था 1 अप्रैल 1935 में बाय आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट जो है 1934 में आया था। अब कुछ और जानकारी लेते हैं अबाउट आरबीआई। आरबीआई जो है पहले जो एक प्राइवेट बैंक के तौर पर बना था, जिसका इनिशियल कैपिटल था 5 करोड़। दैट वाज डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो पहले जो है आरबीआई गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था, जिसमें गवर्नमेंट का भी 5% सिर्फ शेयर था गवर्नमेंट का। तो ये आप देखिए, उसके बाद जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि इन विच ईयर आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1949। ये नेशनलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है इसको अपने हाथ में ले लिया, यानी गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। यानी जो आरबीआई पहले बना था एज अ प्राइवेट बैंक, अब वो गवर्नमेंट बैंक बन गया। इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है, ये भी क्वेश्चन आता है। पहले जो है आरबीआई का हेड क्वार्टर था कैलकाटा में, लेकिन इन 1937 इट वाज मूव टू मुंबई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आपको याद रखना है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पूछा या फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर बोला। अगर इंडियन गवर्नर बोलता है तो सीडी देशमुख, और अगर करंट गवर्नर, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, अभी आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांतो दास, जो कि 25th गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई जो है, आरबीआई का जो एम्ब्लेम है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर है स्टैंडिंग इन अ फ्रंट ऑफ अ पाम ट्री। पहले जो है लायन था, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड आरबीआई वाज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ये भी आपको याद रखना है कि आरबीआई कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, तो हिल्टन यंग कमीशन। सुधा बालकृष्ण इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पहले आरबीआई में ये पोस्ट सीएफओ का पोस्ट नहीं था, बाद में ये अभी ऑन मई 15 2018 में ये पोस्ट जो है क्रिएट हुआ, और जो सुधा बालकृष्ण जो है फर्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने। तो ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई हैव 2 ट्रेनिंग कॉलेज, एंड चेन्नई में और पुणे में आरबीआई का 2 ट्रेनिंग कॉलेज है। और एक बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये बुक जो है इसको बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 में आया, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग जो है आते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई पे, यानी आरबीआई का क्या काम है। फर्स्ट फंक्शन देखिए लिखा हुआ है इशू ऑफ नोट्स। इंडिया में जितना भी नोट्स है, सिर्फ 1 रुपये का नोट और कॉइन्स को छोड़कर तमाम नोट जो है आरबीआई इशू करता है। यही वजह है कि जितने भी करेंसी है उसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर रहता है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का साइन रहता है। फाइनेंस मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है, यानी वो इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आया करता है कि हुज द 1 रुपी नोट ऑफ 1 रुपी नोट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ होम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 रुपये के नोट में गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन नहीं रहता है, साइन रहता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। तो ये आपको याद रखना है। आरबीआई देखिए अडॉप्ट किया है एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 से। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो आरबीआई कब से अपनाया, तो 1957 याद रखना है आपको। और ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता क्या है, आरबीआई को हमेशा हर वक्त अपने पास एटलीस्ट 200 करोड़ रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ जो है गोल्ड में होता है, और बाकी जो है 85 करोड़ वो जो है फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में होता है। तो ये आपको याद रखना, आरबीआई हमेशा अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखता ही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट का जितना भी तरह का डिपॉजिट है सब आरबीआई में रखा रहता है, और अगर गवर्नमेंट को लोन का भी ज़रूरत है तो आरबीआई लोन भी प्रोवाइड करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैंकर्स बैंक, यानी आरबीआई जो है तमाम बैंकों का बैंक है, इस वजह से इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। जब बैंकों को कहीं से कुछ लोन वगैरह नहीं मिलता है, देन लास्ट ऑप्शन जो है आरबीआई रहता है, इस वजह से आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा गया है। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट।
देखिए मार्केट में क्रेडिट मतलब पैसे के ज़्यादा आ जाना भी सही नहीं है और मार्केट में पैसा का कम होना भी सही नहीं है, तो ये ज़रूरी है कि क्रेडिट को कंट्रोल किया जाए। ये भी आरबीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो बाहर के मुल्कों का जो करेंसी होता है, यानी जैसे अगर रूस का रूबल चल रहा है या फिर यूएसए का डॉलर है, तो इंडिया के पास जो इंस्टीट्यूट अपने पास ये पूरा फॉरेन एक्सचेंज को रखता है वो आरबीआई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि आरबीआई। उसके बाद है रेगुलेट बैंक्स। मैंने पहले ही कहा कि आरबीआई जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन देता है तमाम कमर्शियल बैंक को, और बेसिकली द शेड्यूल कमर्शियल बैंक को वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। और अंत में देखिए दिया हुआ है क्या, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी पर्सनल अकाउंट जो है आरबीआई में ओपन नहीं होता, यानी कि अगर हम जाकर अपना अकाउंट आरबीआई में खुलाने जाए तो वहाँ पर अकाउंट नहीं खुल सकता है। हम लोग नॉर्मल कमर्शियल बैंक में, नॉर्मल जो हम लोग का जो बैंक रहता है उसमें हम लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आरबीआई में नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो है आरबीआई का वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, लेकिन आरबीआई जो है फॉलो करता है 1 जुलाई टू 30 जून, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नोट ऑफ ₹1000 वॉज इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई इन अक्टूबर 2000। ये भी क्वेश्चन WBCS 2014 मेंस में आया हुआ था कि 1000 का नोट जो है आरबीआई का भी इशू किया, तो ये आपको याद रखना है। डेसिमल कॉइनेज सिस्टम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1957 में, ये भी याद रखना है। आरबीआई जो है इशू करता है लाइसेंस फॉर ओपनिंग न्यू बैंक्स। अगर कोई नया बैंक खुलना है तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है। और ये जो है ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने जो है पहला जो करेंसी इशू किया था आरबीआई में वो था 5 रुपये का नोट। यानी जितना भी करेंसी जैसे 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का है, 100, 500, 200, 2000 का जो नोट्स है, तमाम नोट्स में आरबीआई ने जो सबसे पहला जो नोट्स इशू किया था वो था 5 रुपये का नोट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक बेसिकली डिवाइड किया गया है 2 हिस्से में। पहले मैं बता दूं कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक नॉर्मली जो बैंक का जो फंक्शन होता है, यानी पब्लिक से डिपॉजिट लेना एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, वही काम रहता है कमर्शियल बैंक का भी। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली 2 तरह का होता है, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक जिसका पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ हो और विच इज़ लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट जो है 1934 का सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक लिस्टेड है, जिसका नाम उस वहाँ पर लिस्टेड है इस एक्ट के अंदर, वो तमाम बैंक को हम लोग कहेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और जाहिर सी बात है जहाँ पर जो लिस्टेड नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है। उसके बाद देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा क्वेश्चन कि 1969 में कितना कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। अब कौन से 14 कमर्शियल बैंक को, जिसका रिजर्व कैपिटल जो है एटलीस्ट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा था, उसको नेशनलाइज किया गया था। उस वक्त जो है इंदिरा गांधी के दौर में ही इसको नेशनलाइज किया गया था, ये भी याद रखना है आपको। उसके साथ साथ ये याद रखना है कि फिर 1980 में 1980 में फिर 6 और कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उस वक्त जिसका रिजर्व कैपिटल 200 करोड़ था उसको नेशनलाइज किया गया। उसके बाद देखिए सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया था। तो इस तरह नेशनलाइज कमर्शियल बैंक उस वक्त हो गया 1993 में 19। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि एक भारतीय महिला बैंक है जिसमें जितनी भी स्टाफ है वो तमाम फीमेल है, यानी महिला है, इस वजह से इसका नाम भारतीय महिला बैंक है। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2013 में। ठीक है। इसकी फर्स्ट चेयरमैन जो है उसका नाम था उषा अनंता सुब्रमण्यम, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है, जैसे एसबीआई बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना, यानी एसबीआई जो है पहला इंडियन बैंक है जिसने चाइना में अपना ब्रांच ओपन किया। उसके बाद फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ओवरसीज ब्रांच ये है बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना है कि पहला इंडियन बैंक जिसने इंडिया के बाहर अपना ब्रांच ओपन किया, अगर ये क्वेश्चन पूछता है
तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर पूछता है कि चाइना में किसने किया तो आंसर हो जाएगा SBI। उसके बाद देखिए आप लाला लाजपत राय वॉज द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ये आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय जिनको हम लायन ऑफ पंजाब या शेर पंजाब कहते हैं, तो उन्होंने जो है पंजाब नेशनल बैंक को फाउंड किया था। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी। ये भी याद रखना है कि यूनियन बैंक को इनॉग्रेट किए थे महात्मा गांधी। फर्स्ट बैंक इन इंडिया विथ ISO सर्टिफिकेशन, जो ISO सर्टिफिकेशन पहला इंडियन बैंक को मिला वो है कनारा बैंक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ATM, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये जो है HSBC ने स्टार्ट किया था 1987 में। उसके बाद ICICI वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी जो है ICICI ने शुरुआत किया था इसका। उसके बाद आते हैं हम लोग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट पब्लिक बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड। अभी जो क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो सबसे पहले जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जो पहला पब्लिक बैंक था जो इंट्रोड्यूस किया था ये। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको कि बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस। इंडिया से बाहर जो है सबसे ज़्यादा इंडियन बैंक है जिसका ब्रांचेस है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ रीजनल रूरल बैंक के बारे में। रीजनल रूरल बैंक जिसके बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो यही याद रखना है कि इट वाज इस्टेब्लिश इन 1975। तो ये आपको याद रखना है, रीजनल रूरल बैंक ये 1975 में बना था। ये बेसिकली ये बैंक जो है प्रोवाइड करता है लोन्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली देखिए गांव में क्या होता है, विलेजेस वगैरह में किसानों को बहुत ज़्यादा लोन की ज़रूरत होती है बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि गांव में जो सेठ रहते हैं, जो साहूकार रहते हैं, उनसे लोन लेते हैं एंड दे चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीजनल रूरल बैंक बनाया, जहां पर वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है कि पहला जो है रीजनल रूरल बैंक जो है इसका नाम है प्रथमा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद में है। और हर एक रीजनल रूरल बैंक को कोई कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर्ड करता है, तो उसको स्पॉन्सर्ड किया था सिंडिकेट बैंक। ये याद रखना, लार्जेस्ट रीजनल रूरल बैंक इज केरला ग्रामीण बैंक, जिसका हेड क्वार्टर जो है मलालापुरम में है। अब आपको देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि कैपिटल ऑफ RRB यानी रीजनल रूरल बैंक इज कंट्रीब्यूटेड बाई। तो कोई भी रीजनल रूरल बैंक अगर बनता है तो उसका जो है कैपिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ओनली 15%, एंड जो कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर्ड करता है वो 35% प्रोवाइड करता है कैपिटल। अब कुछ चीज़ जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है उसको आप लोग याद रखिए, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1948 में न्यू दिल्ली में। उसके बाद आपको याद रखना ICICI, जिसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1955। और उस वक्त जो है ये बैंक IFCI या ICICI या IDBI, ये तमाम बैंक का मेन मकसद था सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ICICI बहुत बाद में यानी 1994 में अपना बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट किया। सिमिलरली आपको IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया याद रखना है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964। और IDBI जो है RBI के अंडर में काम किया 1976 तक। उसके बाद 1976 के बाद वो RBI से अलग हो गया। फिर आपको याद रखना है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो बना 1985 में। और सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको SIDBI हम लोग कहते हैं, ये 1990 में बना। लेकिन इससे क्वेश्चन जो पूछता है ये पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप याद रखिए SIDBI का हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है। उसके बाद एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1982 एट मुंबई। इसका मेन मकसद है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को प्रमोट करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1982। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि NABARD जो है कब बना, तो आपको याद रखना 1982 में। एट द सेम टाइम आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान NABARD वॉज एस्टैब्लिश या एक्जिम बैंक वॉज एस्टैब्लिश, तो आपको याद रखना है 6 5-year प्लान। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि NABARD वॉज एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, तो आपको याद रखना है शिवरमन कमेटी।
अब दोस्तों ये जो आरबीआई का जो टॉपिक है, मैंने इसको बैंकिंग को पूरा कंप्लीट किया। अब इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट रह जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, यानी जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स वगैरह जो आता है वो, इसको मैं वीडियो एक सेकेंड पार्ट जो वीडियो का बनेगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। और आपको किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहिए, ये इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।